और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठकार अफरोज रजी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर किसी की चल लाइनें हैं, संसद में 16 घंटे वाला बहस चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम पर, हम्म, आएंगे उस पे। हम्म, कि शेर है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस किस शख्स शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत जी चाहता है कैद से हम निकल जाएं, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। ओए, मैं इंसान हूँ बहक जाना मेरी फितरत में शामिल है, मैं इंसान हूँ बहक जाना मेरी फितरत में शामिल है। हवा भी उसके छूकर देर तक नशे में रहती है। और मोहब्बत में परखने जांचने से फायदा क्या है, मोहब्बत में परखने जांचने से फायदा क्या है। कमी थोड़ी बहुत हर एक के सजरे में रहती है। ये अपने आप को तकसीम कर लेता है सूबों में, ये अपने आप को तकसीम कर लेता है सूबों में। खराबी बस यही हर मुल्क के नक्शे में रहती है। क्या बात। अब सर आज राजनाथ सिंह जी ने पहलगाम हमला ऑपरेशन सिंदूर उनके हिसाब से अभी स्थगित है, मतलब अभी खत्म भी नहीं हुआ, जारी भी नहीं है। अभी बीच में तो हमने सुना था कि जारी है। हाँ, लोकसभा में आज से सुनवाई आज इस पर हाँ, चर्चा अब उस पर स्टे लगा हुआ है, पता चला आज 16 घंटे से। तो 16 घंटे चल रही है। तो राजनाथ सिंह ने एक चीज घूम घुमा के स्वीकारी, अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकारी। उन्होंने अपने चर्चा के दौरान कहा कि हमारे लिए रिजल्ट मैटर करता है, जैसे परीक्षा के दौरान ये मायने नहीं रखता कि पेन या पेंसिल टूटी, आखिर परिणाम मायने रखते हैं। यानी जो विपक्ष बार बार सवाल कर रहा था सर कि कितने हमारे राफेल गिरे, जेट गिरे, और जो सीडीएस ने भी कहा था सिंगरीला में कि हमारे कुछ क्षति हुई है, तो ये बात आज माना उन्होंने, लेकिन घुमा के माना, लेकिन ये कसम कसम खाए हैं कि हम बताएंगे नहीं। और गौरव गोगोई ने भी यही सवाल किया। गौरव गोगोई ने बहुत अच्छा पूछा था, लेकिन वो है ना ओम बिरला जी के पेट में मरोड़ होने लगती है। जैसे विपक्ष का नंबर आता है, जब तक पक्ष वाले बोलते हैं मां मुस्कुराते हैं ओम बिरला, जैसे विपक्ष बोलने लगता है उनके चेहरे में से लगता है अंदर से कोई कब्जियत होने लगी और कायम चूड़न रख के बैठना चाहिए उनको। हाँ, जब मुंह बना लेते हैं लगता है बहुत तकलीफ हाँ, हो रही तो थी। क्या कहेंगे। और उन्होंने गौरव गोगोई की बात को काटते हुए ओम बिरला ने कहा नहीं आप गलत कह रहे हैं हाँ, ये बोल दिया कि मोदी जी वहां बिहार में गए थे भाषण देने, वहां लौट के आए थे, वहां नहीं गए, पहलगाम नहीं गए। क्या कहेंगे सर। अब देखिए, ये है कि जैसे एक बात होती है कि सच बोलने की, हम्म कि कोई काम आप करने गए हम्म और पता चला कि जैसे हमेशा कहा जाता है, एक मसल है हम्म कि टके की बुलबुल न टके हुस्काई। मतलब इसका क्या हुआ सर। इसका मतलब ये हो कि एक छोटे से काम में हम्म बहुत बड़ा खर्चा आ गया। अच्छा। यानी आपने एक मामूली आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में हाँ, जो भी करोड़ों अपने अरबों का एक एक आता है। हाँ अपने 35 राफेल है बोले हमारे अपने पास। सैन्य शस्त्रों का इस्तेमाल किया, हम्म तो लोग बता भी देते हैं हम्म कि पैसा तो बहुत खर्च हुआ लेकिन मैंने इस काम को ठीक कर दिया। तो क्या ठीक किया तो सर। नहीं, तो विपक्ष यही चाह रहा था हम्म कि ये भी तो बता दीजिए हम्म कि इतने से काम के लिए आपने अपनी सेना और इसको हम्म इस लंबे पैमाने पर इस्तेमाल किया, हम्म। तो इसको जारी रखते और ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा कर लेते हैं। हाँ, अमित शाह तो बहुत 2016 चिल्ला मौका रहे हैं बढ़िया था आपको। कि आप पीओके हम लेके रहेंगे। पाकिस्तान ने प्रोवोक किया था आपको, हम्म। भड़काया था। और आप कह रहे हो कि घुटनों पर आ गया था हाँ, और पाकिस्तान। आप कह रहे थे कि हम मिनटों में निपटा देंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो उसने सब विपक्ष की तरफ से जो तरुण गोगोई खड़े हुए, गौरव गोगोई। गौरव गोगोई जवाब देने के लिए, तो उन्होंने सारी बातें जो इन्होंने राजनाथ जी ने कहा अपने सेना का शौर्य और अपने हाँ, ये मतलब फिर 62 वाले युद्ध में चले गए कामयाबी कहा, 71, ये क्या तो अलग है, ये कहा इतिहास में कि जाते हैं। तो उसने ये कहा कि भाई आप बालाकोट और जो जितने भी अभी तक हुए हैं, उरी हुआ, उरी हुआ और सब में यही बालाकोट हुआ हुआ, उसी में हाँ आपने सब हर दौर में यही बात कही। 2016 में भी यही कहा था कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उंगली नहीं उठा पाएगा फिर भारत की तरफ। वो और इस बोल बार भी बच्चे हाँ, थे। फिर आप जो है पहलगाम में भी यही बात कह रहे हैं, और आज भी यहाँ भी कह रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि वो आतंकवादी या 5 आतंकवादी कहाँ से आए वो कहाँ चले गए। और उनको किसने पनाह दे रखी थी, किसके संरक्षण में वो थे, और चले भी गए आसानी से। आपने ये पूरे सदन को, देश की जनता को नहीं बताया। आपने सिर्फ ये बताया
कि हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर से उनके दिमाग ठिकाने लगा दिए और अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। तो इस पर तरुण स्थगित गोगोई है। ने ये भी कहा कि आप मानते हैं कि अभी पाकिस्तान के दिमाग ठिकाने नहीं आए, वो फिर हमला कर सकता है, हाँ, वो स्थगित है तो इसका मतलब यही तो हुआ। आप ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयार बैठेंगे, फिर से वही काम करेंगे। तो बहरहाल विपक्ष ने बहुत ही उसमें जो है बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जिसको लेके राजनाथ जी की जो बातें हैं वो जो उन्होंने दावा किया कि हमने सब किया है वो तो अपनी जगह है, लेकिन उस दावे पर जो विपक्ष दावा है वो जवाब भी आना चाहिए। अब सर शशि थरूर को कांग्रेस ने कहा था बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, शशि थरूर ने मना कर दिया। अब आज सर ये मामला हमको समझ नहीं आया, आज तक इस सरकार में कोई आतंकी जिंदा नहीं पकड़ा जाता है, एनकाउंटर होता है, ये जिंदा पकड़ के कि उससे कुछ कुबलुआ नहीं कर पाते हैं। अब आज ये इत्तेफाक है क्या, क्या है, महासंयोग है या प्रयोग है कि आज जैसे ही सदन में चर्चा शुरू हुई तो आज सुबह 12 साढ़े 12 बजे के आसपास भारतीय सेना ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था जिसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया। सेना की चिनार कार्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भी इसकी जानकारी शेयर की। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारतीय सेना ने अभी तक कई आतंकियों को मारा है। अब जिनको मारा गया है उसमें बताया जा रहा है कि एक इसमें से जो आतंकी था वो भी था, शामिल था। और ये सर वहाँ टेंट लगा के रह रहे थे। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, अभी सेना ने आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है जब तक हम लोग ये पढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए वहाँ तो ऐसे तमाम संदिग्ध लोग पकड़ के रखे जाते हैं, चौकी पे बंद रहते हैं, पकड़े जाते हैं, पूछताछ करती रहती है वहाँ की यूनिट सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं, तैनात है सीमा पर। लेकिन ये इनकाउंटर कब हो जाता है, कैसे हो जाता है? ऑपरेशन महादेव चला रहे थे तो ये तो आज ही सुना इसको कि ऑपरेशन महादेव भी चल रहा, बहुत से ऑपरेशन कर रहे हैं वो। खुफिया होते हैं, गोपनीय होते हैं। नाम की कोई पहाड़ी है शायद वहाँ पर छिपे हुए थे, कहते हैं तो मारा है उसमें एक ही कह दिया है। लेकिन जो सवाल अभी भी दफन है कि वो 5 आतंकवादी कहाँ गए पहलगाम में जो आए थे, और आपने अपना जिम्मेदारी लेने के लिए जो विपक्ष के तरुण गोगोई ने ये बात कही, गौरव गोगोई ने ये बात कही कांग्रेस के कि ये काम आपने एक वहाँ के जो है ठेकेदार पर लगा दिया जो वहाँ पर जो है वो टूरिस्ट स्थल को खोलता है। हाँ, गवर्नर पे लगा के आप किनारे हो गए, ये जिम्मेदारी आपको लेना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी की देश में सुरक्षा। आपने कहा था कि कश्मीर को हमने ऐसा कर दिया है स्वर्ग हो गया, 370 पूरी दुनिया के लोग आए। हाँ, अब देखना जाएगा जब सेना का कोई आधिकारिक बयान आए कि इसमें वो जो अली या मूसा कोई इसमें से है कि नहीं है। अब सर आज सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा था, 28 तारीख था, बिहार मतदाता सूची SIR वाला। तो चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की कोर्ट ने और ड्राफ्ट लिस्ट पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है और कहा कि अगर हम मुतमईन होंगे आपकी बातों से तो पूरी प्रक्रिया को ही खत्म कर देंगे। क्या कहेंगे सर? हमें बड़ी उम्मीद थी कि आज सर रोक लगाए। इसमें इतने उतार चढ़ाव है, आयोग के अधिकार को लेकर के कोर्ट अपना हाथ खींच लेता है, कहता है कि तो चुनाव आयोग का काम है निरीक्षण करना या उसका रिव्यू करना वो। और इन्होंने उस वकील से पूछा भी था जिन लोगों ने याचिका की है कि इसको रोक दिया जाए, तो उससे पूछा था कि क्या ये गलत कर रहे हैं या गलत समय में हो रही है और क्या इनको ये करने का इख्तियार है। तो वो लगता है कि सारी बातें सही थी इसलिए कोर्ट ने रोका नहीं उसको। हाँ, वो थे अपने कपिल सिब्बल साहब और डॉक्टर गोपाल सरकार। ये खाली एक ही बात रट रहे हैं कि 5 करोड़ या कितने लोग जो है अपने चुनाव से वोट देने से वंचित रह जाएंगे, उस सूची पर रोक लगा दी जाए। तो कोर्ट कह रहा है कि पहले आप सारी दलीलें लाइए, अगर हम सहमत हुए तो पूरी प्रक्रिया ही को रोक देंगे। ये जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या की बेंच में। हाँ, उन्होंने कपिल सिब्बल से कहा कि भैया वो सब दिया ये हमारे सामने दलील, तो वो तो सब दिया था सर, वो सब उनका कोर्ट अभी उसका स्टडी कर रहा है ना। 65 करोड़ कोर्ट काट दिए गए हैं सर। नहीं, लेकिन हमको ये लगता है कि कोर्ट कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि ये चीजें जो है उचित नहीं लग रही हैं उसको भी, लेकिन वो कोई मजबूत ग्राउंड नहीं पा रहा है जिसके बिना पर ये रोक लगाने का आदेश जारी कर दे हुकुम। ये सर 11 जो दस्तावेज हैं वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, पता चल रहा है। आज कोई खबर में पढ़ रहा था कि जिसमें ये कहीं लग रहा था कि बिहार चुनाव को लेकर के केंद्र सरकार असमंजस में है, हो सकता है कि आधार कार्ड को मान्यता मिल जाए। हाँ, तो उनके वकील, चुनाव के वकील ने भी, राकेश द्विवेदी जी ने भी कहा है कि हमने यही लिखा है कि हम यह दस्तावेज स्वीकार कर रहे हैं, मतलब आधार को मान तो रहे लेकिन उसे अंतिम नहीं मान रहे, समर्थन में दूसरे दस्तावेज जरूरी है। वैसे आज हम चकल्लस करेंगे, कुत्ते का भी बन गया अनिवार्य। तो जो लोग कह रहे हैं क्यों 11 बन नहीं रहे, भैया बड़ा आसान है,
बयान जाओ, 1500 रुपया खर्चा करो, बन कुत्ता प्रसाद का बना है, अभी हम चकल्लस में बताएंगे। तो अब सर महाराष्ट्र में एक हैरान करने वाली खबर आई सर कि यहाँ के सरकारी अधिकारी पर हर महीने 40 से 50 लाख रुपए तक काली कमाई करने का आरोप लगा। आरोप है कि अधिकारी की पत्नी इस काली कमाई को लेकर उन्हें बार बार टोकती थी। धन्य हो, कम से कम ऐसी पत्नियां भी हैं। किस विभाग का अधिकारी है ये? अभी बता रहे हैं सर। पत्नी के रोक टोक के बाद भी अधिकारी लगातार अवैध कमाई में लिप्त था, तो अपनी काली कमाई को व्हाइट मनी में बदलने के लिए ससुर पर दबाव बना रहा था। इस कारण भी पत्नी और पति में लगातार विवाद होता था। पत्नी के लाख समझाने पर भी जब अधिकारी पति का मन नहीं बदला तो पत्नी ने थका कर खुद की जान ले ली। और सर ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है सर, एक हिसाब से क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये था कि वो मतलब गलत तरीके से जो पैसा कमाता है, तो पत्नी को घर में ऐशो आराम और उसकी सुविधा के लिए तो पैसा चाहिए होता है। लेकिन अगर उसको ये लगता है कि कहीं एक दिन हम पकड़े गए तो सारा सब कुछ जो है चला जाएगा, जितना सम्मान जितनी इज्जत है समाज में, तो वो भयभीत रहने लगी। उसने इनका पति को रोका कि तुम गलत तरीके से पैसा कमा रहे बंधक था ये सर, फरार भी है। और ये बाप रे बाप, बहुत मोटी रजिस्ट्री में बहुत लूट है, बहुत लूट है, बाप रे बाप, फरार हो गया है। हाँ, तो वो जो अगर रजिस्ट्रार था उपनिबंधक बंधक, तो डिप्टी रजिस्ट्रार था, तो इसका मतलब है कि बहुत बेपनाह लूट रहा था वो। तो उसकी बीवी ने 40-50 लाख रुपए मांगे। हाँ, लेकिन उसकी बीवी लगता है कि अच्छे संस्कार की थी। उसने कहा कि किसी दिन जेल में अगर चले गए तो हम क्या करेंगे, तो रोकती थी, डराती थी। तो ये क्या करता था, कहता था कि तुम अपने बाप से कहो 15-20 लाख रुपया हाँ ले लिया करे, और ये इतना में वाइट दे दिया करे, और ये उसको जो है वाइट कर दिया करे। तो उनके पास पैसे का भूखा था। हाँ, पैसे का भूखा था, और रोकती थी, मानता नहीं था। तो जब उसने एक दिन उनके पिता ने कहा कि मैं आऊँगा समझाने के लिए, तो एक मीटिंग तय हुई थी। तो इसने किया क्या कि जब पिता इसके ससुर आने वाले हुए, ससुर से गालम गलौज भी होती थी, और बीवी से भी दबाव बनाता था कि नहीं उनसे को पैसा वाइट करे। तो ये चीज़ जो बाती हो गई, जब हुआ कि ससुर ने कहा कि ठीक है मैं आऊँगा फला तारीख को, तो जिस दिन वो आने वाला था ये भाग गया। तो बीवी को बहुत उसका नाम है बाबूराव कटरे। बाबूराव कटरे, इसकी पत्नी का नाम रेणु था। हाँ, रेणु जो थी वो अपने पिता के आने को लेकर के वो थी कि समझाएंगे आके। लेकिन बाबूराव कटरे जो था वो भाग निकला, और उसने जो है जब पत्नी ने ये देखा तो खुदकुशी अपने घर में ही रोकन वाला। उसने कहा कि बच्चों पर गलत असर पड़ेगा, इसका जो है गलत पैसे से बच्चों पर गलत हो जाएगा संदेश। लेकिन माना नहीं, बहुत दुखद घटना है। अब सर कैश कार मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी याचिका के साथ जांच कमेटी की रिपोर्ट भी लगाई हो, पहले क्यों नहीं आया? उसके बाद मामला सुना जाएगा। जस्टिस वर्मा ने मामले की जांच के लिए बनाई गई 3 जजों की कमेटी के गठन पर भी सवाल उठाए हैं, जिस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि अगर आपको आपत्ति थी तो वह उसी समय क्यों कोर्ट नहीं आए। कपिल सिब्बल जी हैं इनके वकील, क्या कहेंगे सर? अब ये तो हमको ऐसा मामला लगने लगा कि तुम डाल हम पात वाली बात हो गई। कि एक बार ये जब जस्टिस वर्मा ने याचिका दायर की तो सारे इल्जाम लगा दिए, आरोप लगा दिए कि हमसे पूछताछ नहीं हुई, हमसे पूछे बगैर, और अब ये नोट कहाँ से आया, किसने रखा, क्या किया, सब एक तरफा जांच रिपोर्ट कमेटी ने दे दी मेरे खिलाफ। इन्हीं चक्कर में धनगर साहब बेचारे नप गए। तो अब ये कि ये याचिका पर जो जजेस ने पढ़ना शुरू किया कि तो हम ही लोगों को दोषी ठहराया, तो कोर्ट ने भी अपना दिमाग लगाया। क्या लगा कि पहली बात तो है कि आपको अपनी याचिका में वो जांच रिपोर्ट पेश करनी चाहिए कि क्या उसने किया है जो आपको, जिससे आप संतुष्ट नहीं है। मैं वो पढ़ूंगा, उसके बाद आपकी बात को सुनूंगा। दूसरी बात यह कि आपने इतना विलम्ब क्यों किया, जिस आप कमेटी से ना इत्तेफाक रखते थे ना, तो आप सहमत नहीं थे, तो आपने उसी समय कोर्ट में क्यों नहीं इसकी वो की शिकायत। तो आप करते, आप तो अब आप कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। प्लेसमेंट आ रहा है। हाँ। तो अब ये कि अब जस्टिस वर्मा उलझन में पड़ गए कि अब क्या करें, यहाँ तो हमें ही फिर से जो है कटघरे में खड़ा किया गया कि तब क्यों नहीं आपत्ति जताई थी और जांच रिपोर्ट लगाओ। तो खैर बहरहाल उनके वकील है कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा है कि हम लगाएंगे, कार्ड पे लाएंगे। लेकिन हमको लग रहा है जस्टिस वर्मा जो है बचेंगे नहीं, फंस जाएंगे, पूरे में फंसे हैं। उनके चक्कर में इतना बड़ा कुर्बानी हो गया उपराष्ट्रपति का, देश का दूसरे नंबर का सर्वोच्च पद है, वो बेचारे घर में बंद हैं, धनखड़ बाबू निकल नहीं रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे, फोन स्विच ऑफ है उनका, उनकी पत्नी का।
अब सर आज एक बड़ा चर्चित मामला है। हरियाणा में यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी विकास बराला की असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्ति हुई, जिसको लेकर सियासी विवाद शुरू हो गया। हरियाणा सरकार विकास बराला की नियुक्ति पर पुनर्विचार कर रही है। हालांकि लिस्ट की जांच में सामने आया कि और भी कई अफसर ऐसे हैं जो कि नेताओं, नौकरशाहों सहित कई वीआईपी के रिश्तेदार हैं। आम आदमी है ये नहीं, उसमें कोई आईएएस आईपीएस के हैं या तो नेता लोगों के, वो भी भाजपा के। क्या कहेंगे सर? अब देखिए इसमें जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में सख्त हिदायत भी दी थी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा कहता है कि इसमें पक्षपात नहीं हो और किसी भी तरह का कोई दबाव ना हो, पूरी स्वतंत्र तरीके से योग्य लोगों को बनाया और ये सर भाजपा के नेता सुभाष बराला उनके सुपुत्र हैं, उनके पुत्र है। हाँ, तो अब इसमें ये नियुक्तियां जो है वो लिस्ट बनाता है एजी। हाँ, एजी यानी एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। हाँ, हाई कोर्ट का जो महाधिवक्ता है वो बनाता है, या सुप्रीम कोर्ट का होता है एजी, वो अटॉर्नी जनरल होता है। तो उन्होंने जो दावा किया है कि ये इनके खिलाफ जो मामला आया है बराला के खिलाफ, यौन उत्पीड़न वाला, हाँ यौन उत्पीड़न वाला, तो हो सकता है कि अब मामला तब पता नहीं था, उनकी योग्यता के आधार पर उनको रखा गया था, लेकिन अब अगर ये उनके खिलाफ ऐसे मामले हैं, बता रहे हैं एडवोकेट जनरल जो वहाँ के हैं प्रविंदर सिंह चौहान, ने ज्वाइन नहीं किया है उन्होंने, अभी ज्वाइन नहीं किया, हो सकता है ना भी करें। यानी उन्होंने ये संकेत दिया है कि वो अब उनको नहीं रखा जाएगा, लेकिन उन्होंने नियुक्ति रद्द करने या उसी जैसी कोई बात नहीं कही है। और बाकी लोगों पर भी पत्रकारों ने, मीडिया ने इनसे जानना चाहा कि जो और भी बड़े बड़े सिफारिश वाले 97 बड़े बड़े ओहदे के लोग हैं वो रखे गए हैं, वो किस आधार पर रखे गए हैं, तो उन्होंने कहा सभी अपनी योग्यता पर है। और ये अलग बात है कि वो किसी बड़े घराने के या किसी बड़े उससे संबंधी हैं, लेकिन सब योग्यता पर। लेकिन ये तो सर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये सब जितने होते हैं सरकारी पॉलिटिकल पोस्ट है, सब सिफारिश पे होते हैं, जाहिल आदमी को बनाते हैं। जाहिल से मुराद ये है कि कभी कोर्ट गए नहीं। हाँ, ऐसे बहुत सारे। अरे मेरे उसमें रहते हैं जजेस, तो अभी मेरी एक दिन उससे बात हो रही थी जजेस की नियुक्तियों को लेकर के, तो मतलब उन्होंने सीधे तौर पर किसी पर ये नहीं कहा कि सब गलत है, लेकिन कभी कभी उनकी खामोशी से ये लगा कि बहुत सारे नियुक्तियां जो हैं वो ऐसी हो जाती हैं। अभी पिछले साल सर हमको याद है इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊगंज गई, जो सरकारी वकील झुआ भर भर के रखे गए थे, इनको हटाया, तो पूरी लिस्ट पूरी जारी की थी, सरकार से मांगा था कि तुमने किस आधार पे नकारा लोगों को रखा जो मुकदमे नहीं लड़ते हैं, हार जाते हैं। अब सर एक कल हम लोगों ने मनसा देवी का जिक्र किया था कि करंट की अफवाह से भगदड़ मची, मर गए थे। अब आज सर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक शिव मंदिर में करंट फैलने से भगदड़ मच गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि कुछ लोग घायल हुए। कल भी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि कमेटी बनती है, कोई सबक नहीं लिया जाता है हादसों के बाद। अब फिर कल हुआ, आज यहाँ हो गया सर, क्या कहेंगे सर? अब देखिए यही है कि ये बात क्या कहा जाए, जो वहाँ पर जो बदनिज़ामी है, जो अव्यवस्था है, वो यही है कि बिजली का करंट कैसे आ गया, बंदर कूद गया, बता रहे हैं। बंदर कूदा तो तार टूट गया, बरगद का पेड़ है, बारिश के दिन है, फैल गया। अब ये तो ये कहा जा सकता है ना कि ये दैवी जैसे होता नहीं कि ऊपर से मुसीबत आ जाए, एक्ट ऑफ गॉड। हाँ, तो अब ये बहरहाल ये तो है कि कहाँ तक, लेकिन बहरहाल सुरक्षा के उपाय तो होने चाहिए। पहले जमाने में था कि नंगे तार न रहे, तार पर जो है वो बारिश के मौसम में खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। वैसे वो नहीं, पहले करंट उतर आता है सर, वो कवर्ड तार लगाए जाते थे। पहले ओवरहेड लाइन पे ये होता था कि करंट, बिजली के तार और पतंग उड़ाने वाले फंसते थे, तो फिर वो अंडरग्राउंड लाइन डाली जाएगी, और या फिर उस पर वो केबल पर वो केबल वाला रहेगा कि उसके टच करने से ना हो। अब ये शानेश्वर महादेव मंदिर है, खैर मुख्यमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है और घायलों का इलाज जारी है। लेकिन ये दुखद है, अभी मंदिर में वहाँ उत्तराखंड में हुआ, 8 लोग एक लखनऊ भी हुआ, एक सर फूलबाग में एक बच्चा मर गया करंट से, उसको भी करंट लगा था सर, लखनऊ भी हो गया सर। अब सर आज ट्रंप ताऊ संसद में हमारे कार्रवाई चल रही है उस पे, ऑपरेशन सिंदूर पे, ताऊ आज फिर बोले, 27वीं बार बोले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष विराम कराना उनके लिए आसान होगा, क्योंकि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया था। ये जब सदन में चल रहा था तब की खबर है, क्या कहेंगे सर? अब यही है कि वो बांध नहीं रहे, बार लगे पड़े हैं। 26वीं बार भी 27वीं बार भी इस बात को दोहरा दिया कि कंबोडिया और जो थाईलैंड में हो रहा है वो भी मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, तो मैं करा सकता हूँ, क्योंकि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध ऐसे ही रुकवाया था।
और हमने उनसे कहा था कि तुम लोग अगर ये करोगे तो मैं तुम्हारे साथ जो है ट्रेड डील नहीं करूंगा। ट्रेड डील नहीं करूंगा, और मुझे लगता है यही फार्मूला यहाँ भी रहेगा। वो हर जगह यही फार्मूला हाँ, बता रहे अब वो हैं। अलग बात है कि भारत इस बात से इनकार करता रहा है। आज भी राजनाथ सिंह कर रहे थे। हाँ हाँ, तो करते रहते हैं, लेकिन ये कि वो मान नहीं रहे हैं। हाँ, वो करे हम नहीं मानेंगे, हाँ। बात खत्म। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।